नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले पर चर्चा होगी। शराब घोटाले को लेकर जांच एजेंसियां रोज नए नए तथ्य, नए नए सबूत लेकर सामने आ रही हैं। अभी जो चालान पेश किया गया है उसको लेकर एक सियासी हलचल तेज हुई है। डॉक्टर रमन सिंह जो विधानसभा अध्यक्ष है और 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि इस दावा किया गया कि पूरी की पूरी सरकार शामिल है। बीजेपी के नेता क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं, लगातार उस पर बयानों का दौर चल रहा है। आज उसी पर विस्तार से बात करेंगे। आखिर शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस की सरकार जाने के करीब 2 साल बाद भी क्या शराब घोटाला उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कांग्रेस की सरकार में जब ईडी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी? क्या बीजेपी शराब घोटाले के मुद्दे को लेकर या शराब घोटाले को लगातार मुद्दा बनाए रखना चाहती है? बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स शराब घोटाले को लेकर ही चल रही है जिससे वो कांग्रेस पर अटैक कर सके। इन सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के बाद हम अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। भ्रष्टाचार को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। आबकारी नीति तो रमन सिंह के कार्यकाल में ही उन्होंने बनाया था 2017 में कि ठेकेदारों से छीनकर सरकार चलाएगी दुकान। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा, चुनी हुई लोकतांत्रिक पार्टी और उसके जनप्रतिनिधि, इवन मुख्यमंत्री से मंत्री तक, कि अपने ही खजाने की डकैती स्वयं की हो। करप्शन हुआ है, खुलेआम करप्शन हुआ है, तो दोषी को सजा मिलेगी। और अब तो होटल, ढाबे और गन्ना रस की तरह बियर बिकेगी चौक चौराहे में। ये नीति भी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही बना रही है। कांग्रेस ने तो छत्तीसगढ़ में पूरे देश का पहला ऐसी चुनी हुई सरकार है जिसने 2 पैरेलल काउंटर लगाकर शराब बेचा और देश को और राज्य को करोड़ों रुपए की उन्होंने क्षति पहुंचाई और भ्रष्टाचार। शराब घोटाले का मुद्दा काफी गंभीर है। लगातार इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ धनंजय ठाकुर हैं। धनंजय जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखेंगे शताब्दी पांडे। शताब्दी जी भी लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं और भाजपा का लगातार पक्ष रखती रहे। इसके साथ हमारे पत्रकार साथी रोहित मिश्रा भी जुड़ेंगे। रोहित, आपका भी स्वागत है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहले मैं धनंजय ठाकुर जी से करूंगा। धनंजय जी, क्या लगता है कि जो शराब घोटाले को लेकर चालान पेश हो रहे हैं वो चालान रोज कांग्रेस की नई फजीहत खड़ी कर रहे हैं? देखिए, जो शराब घोटाले का झूठ जो नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आकर बोले थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और प्रोपगंडा को जो विधानसभा चुनाव के दौरान फैलाई थी, आज जांच एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी जी के झूठ को कैसे सच साबित करें। इसीलिए 3 साल हो गया है। अगर घोटाला होता, गड़बड़ियां होती तो 3 साल नहीं लगता। इसीलिए रोज उनको ना इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिखनी पड़ती है, पेन लेकर, कापी लेकर, क्योंकि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तथ्यहीन, आधारहीन आरोप लगा दिए हैं। अब देश के प्रधानमंत्री जी को झूठा तो नहीं साबित कर सकते, तो सच भी साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो पुस्तक लिख रहे हैं और पुस्तक लिखने के बाद भाजपा का बयान देते हैं। लेकिन कोर्ट में जो चालान पेश किया गया उसमें बहुत सारे लोगों का गवाही है, बयान है, सब कुछ है। शताब्दी जी, आपके पास आऊंगा। धनंजय जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के झूठ को सच साबित करने के लिए पूरी जांच हो रही है। शताब्दी जी। नहीं, देखिए, कांग्रेस का ये शराब घोटाला राजनीति का सबसे बड़ा कलंक है और अब ये अपने इस कलंक को धोने के लिए नए नए झूठ रोज बोलते रहेंगे। आरोप पत्र में लिखा है कि जैसे कि पहले जांच में स्पष्ट हुआ था कि तत्कालीन समय में आबकारी विभाग में एक सिंडिकेट काम कर रहा था और उस सिंडिकेट की पूरी जानकारी स्पष्ट हुई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए थे। उनके नाम भी स्पष्ट रूप से आ चुके हैं, उनके बयान रोज हो रहे हैं। अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी, निरंजन दास, अनवर ढेबर, ये सब शामिल थे। इसके अलावा विकास अग्रवाल और अरविंद जैसे लोग भी इस सिंडिकेट में शामिल थे। किनके पास कितने रुपए गए, किसने कहां इन्वेस्ट किया, और 2 पैरेलल काउंटर लगाकर पैसे का दुरुपयोग व्यक्तिगत जेब में भेजने का काम कांग्रेस सरकार ने शराब नीति के द्वारा किया है।
यहाँ तक कि इन्होंने इन अवैध गतिविधियों को संचालित करने के लिए जिस प्रकार से नियमों का उल्लंघन करके काम किया है, ये भी एक निंदनीय इनके द्वारा कार्य हुआ है। आर्थिक ठीक है, अपराध रोहित, शाखा की रिपोर्ट के अनुसार रोहित, जो चार्जशीट पेश की गई है कोर्ट में, उसमें बकायदा उन लोगों के नाम है जिनके पास पैसे गए, जिनकी कंपनियों में पैसे गए, बिना किसी तरीके का लोन लिए बहुत सारे पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ। 300 लोगों और बयान, बिल्कुल देखिए बहुत स्पष्ट रूप से इस जी मिगिन जी पूरा करिए। 300 लोगों की गवाही और बयान है। ऐसे में क्या लगता है ये चार्जशीट को आप किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस जो कह रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल मृगेन जी, देखिए इससे पहले 5 चार्जशीट आरोप पत्र जो है वो पेश किया जा चुका है। ये 6वां आरोप पत्र है और इसमें भी कई लोगों के बयानों को क्रॉस वेरीफाई करने की बात कही गई है, यानी कि एक बयान को दूसरे व्यक्ति के बयान से मिलाना और उसके बाद में जो उससे चीजें निकले उसको उसके थ्रू जांच में आगे बढ़ना। और इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि जो लाइसेंस सिस्टम है उसको बदलाव किया गया फरवरी 2020 में, और उसको बदलाव एफएल के लाइसेंस को बदलाव करने के बाद ही ये पूरी सिंडिकेट जो है वो ऑपरेट में आया, यानी कि ये अपने स्तर पे काम करना शुरू किया। काम करने के बाद में 3 बेवरेज कंपनी जो बड़ी कंपनियां हैं, ओम साई का नाम है, इसके साथ ही कई और कंपनियों का नाम है, वो तमाम कंपनियां एक्टिवेट हुई और वो धीरे धीरे इस चीजों को शराब घोटाले को अंजाम जो है वो दिया गया। तो कुल मिलाकर इसको लेकर स्पष्ट रूप से अपने चार्जशीट पे एसीबी ईओडब्ल्यू ने जो है वो जिक्र किया है, लेकिन इससे पहले जब ईडी जांच कर रही थी तब उसने भी इसी तरीके की स्थिति, इसी तरीके की चार्जशीट उसने भी पेश की थी। ठीक है रोहित, चार्जशीट लगातार आ रही है, ईडी हो, एसीबी हो, ईओडब्ल्यू। धनंजय जी आपके पास आऊंगा। पहली बार इस चार्जशीट में 2 प्रमुख चीजें आई। एक तो कैबिनेट में प्रस्ताव आया, कैबिनेट में चर्चा हुई, उसका जिक्र है। दूसरा, 2 लोगों के बयान में आया कि एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में। तो ये क्या है? कैबिनेट को आप इस तरीके से कैबिनेट का नाम आया। दूसरा, प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति आपके हिसाब से कौन है जिसका नाम इस चार्जशीट में है? आपने अच्छा सवाल उठाया है, इसीलिए मैंने कहा कि ईडी पटकथा लिख रही है। अब कैबिनेट में आप सुनिएगा, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 2017 में कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले फैसला हुआ कि जो अंग्रेजों के जमाने की जो शराब नीतियां हैं, जिसमें सरकार शराब नहीं बेचेगी, ये स्पष्ट है ना। जो काम अंग्रेज ने किए वो काम रमन सरकार ने किया। शराब का सरकारीकरण किया, शराब बेचने के लिए सरकारी एजेंसियां बनाई। ये काम अंग्रेज नहीं करते थे ना, जो काम रमन सिंह ने किया। तब इनको बताना चाहिए वर्षों से चली आ रही शराब नीति को रमन सिंह ने किसको फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किया कैबिनेट में लाकर। पहली बात, किस कंपनी के दबाव में किया। दूसरी बात, तीसरी बात, उसी समय रमन कैबिनेट की बैठक में तत्कालीन आबकारी मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता झगड़ा करते हैं कि शराब में जो 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हुई है 2 नंबर की, वो किस खाता में जाएगा, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, कहीं रिकॉर्ड दर्ज नहीं है ना धनंजय जी। सुन लीजिए ना, ये जो आप कह रहे हैं उसका कहीं रिकॉर्ड है क्या? ये तो एक गॉसिप के रूप में आया कि इस तरह का ऐसा कुछ हुआ होगा, कहीं रिकॉर्ड है क्या? आप जैसे बुद्धिमान पत्रकार लोग तो छापे थे पेपरों में, अखबार में छपा था, हेडलाइन बना था, हम तो उसी से पढ़े हैं। तो आप बोल दीजिए अखबार वालों ने गलत खबर छापा था या मीडिया गलत खबर दिखाती है, बोल दीजिए। दूसरी बात आप दीजिएगा, हर सरकार कैबिनेट में समय अनुसार बदलाव करता है। भूपेश बघेल की सरकार ने रमन सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बदलाव किया कैबिनेट में। तभी तो जब रमन सरकार में 4000 करोड़ का राजस्व था, हमने कैबिनेट बदलाव किया तो 8000 करोड़, 9000 करोड़, 10000 करोड़ तक पहुंचा। आज फिर जो सरकार है उसने कैबिनेट बदलाव किया है। उन शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो शराब कंपनियां भाजपा को चंदा देती है, अभी कैबिनेट फैसला हुआ है ना, बदलाव किए ना शराब नीति में। क्यों किए भाई, क्यों किए बदलाव? आपने कर दिया कि शराब बनाने वाले कंपनियां ही इसमें भाग लेगी। उस कंपनियों से कितना पैसा लिया बिजनेस आय की सरकार ने, कितना चंदा मिला भाजपा को? तो मैं कह रहा हूं ना, शराब घोटाला सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का झूठ है। अगर सच होता तो 3 साल नहीं लगते, जांच एजेंसियां प्रमाण प्रस्तुत कर देती। हैं आप जो आरोप लगा रहे हैं, शताब्दी जी से उसका जवाब ले लेते हैं।
शताब्दी जी, धनंजय जी के आरोपों को आप जवाब दे दीजिए। देखिए, चूंकि इनके ऊपर स्पष्ट रूप से ईओडब्ल्यू के द्वारा जांच करके सारे तथ्य सामने ला दिए गए हैं, इसलिए ये बौखला कर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वर्तमान जो हमारी नीति है वो पारदर्शिता शराब नीति पूर्ण किसने है बदला भैया, और उस जानकारी होगी? पारदर्शी शताब्दी जी, इस पारदर्शी शराब नीति नीति किसने बदला था, जानकारी में है ना? जानकारी में है ना बहन जी? देखिए, कि शराब की पारदर्शिता के नीति बदला साथ किसने हमारी था? सरकार कार्य करने के लिए कटिबद्ध है और गांव के साथ किसी प्रकार का धोखा हमारी पारदर्शिता के साथ कितना पैसा कहां आएगा, कहां जाएगा, ये सारा सरकार के नियमानुसार काम चल रहा है, न कि आपकी तरह पैरेलल व्यवस्था बनाई जा रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कमीशनखोरी की अवैध, देखिए मुझे बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे तब मैं बात नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे बोलने दीजिए धनंजय जी। कमीशनखोरी की अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी, ये स्पष्ट रूप। शताब्दी जी को बोल लेने दीजिए, मैं आपको भी मौका दूंगा। नहीं, मेरा सवाल पूछ लीजिए ना, वो जानकारी में कि रमन सिंह ने कैबिनेट में बदलाव किया था, पूछ लीजिए ना। की प्रवक्ता है, उनको सब जानकारी है, तभी वो आई हैं। आप बताइए, आप बोलिए शताब्दी जी, आप अपना पक्ष रखिए। बोलिए बहन जी, बोलिए। टेक्निकल इशू है, मुझे लग रहा है थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। मैं रोहित के पास आता हूं। रोहित, क्या लगता है कि ये जो चार्जशीट है और जिस तरीके से धनंजय जी आरोप लगा रहे हैं कि ये सब तो पुरानी कैबिनेट में डॉक्टर रमन सिंह के उसमें हुआ और हर सरकार बदलती, अभी जो कैबिनेट में शराब को लेकर फैसला हुआ या जो बदलाव हुए उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि मेरी जानकारी जो है उसमें ये है कि शराब के दाम बढ़ाए गए हैं, शराब महंगी हुई है, कुछ चीजें अच्छी करने की कोशिश सरकार ने की है। रोहित। बिल्कुल निगेन जी, हर सरकार अपने हिसाब से इसको बदलाव करती है और उसको ये लगता है कि जहां से ज्यादा राजस्व आ सकता है और लोगों को सुविधा अच्छी मिले, उसके अनुसार ये फैसला लिया गया है। और हाल ही की शराब नीति में भी कुछ आंशिक तौर पे बदलाव किए गए हैं, लेकिन जो ये बात कही जा रही है 2020 की, भूपेश बघेल की सरकार उस समय थी और उस समय भी बदलाव किया गया था और उस समय 2 सिस्टम लागू किए गए थे। एक सिस्टम था FL10 का, जो FL10 था उसको 2 क्रम में बांटा गया था और उस समय तर्क ये दिया गया था कि जो शराब है वो ब्रांडेड कंपनियों की शराब उपलब्ध नहीं हो रही है, दुकानों में शॉर्टेज है और लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसके हवाला देकर वो बदलाव किया गया था। और उसके बाद जब ये जांच रिपोर्ट आई है, जिसके बाद अभी आरोप पत्र आया है, उस आरोप पत्र में साफ तौर पर लिखा हुआ है, उनका ACB EOW का कहना है कि उसके बाद में जो तमाम कंपनियां हैं और जो ये गिरोह है, नेटवर्क है, जिसमें अनवर डेवर सहित में कई लोग जो शामिल हैं, वो तमाम लोग एक्टिवेट हुए और उसके बाद ये शराब घोटाला किया गया। लेकिन यही जब यहाँ पर ये पैटर्न लागू हो गया, पूरी तरीके से प्रचलित हो गया, तो इसके बाद में यही टीम उठकर झारखंड भी गई थी। झारखंड में भी क्योंकि इसकी जांच चल रही है, लगातार वहां से भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और दोनों ही राज्यों में आज भी 2 लोग हैं, 2 बड़े कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, उनको आज छत्तीसगढ़ फिर से वापस लेकर आया गया है, उनसे भी आगामी समय में पूछताछ की जाएगी। तो कुल मिलाकर उस बात की धनंजय जी के पास आऊंगा। धनंजय, आज भी 2 लोगों को ACB EOW की टीम झारखंड से ला रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आप ये कह रहे हैं कि एक पटकथा लिख रही है जांच एजेंसियां, जांच एजेंसियों ने जिस तरीके से दस्तावेज पेश किए हैं कोर्ट में, लगातार आप देखिए कि एक एक चीजों का विवरण दिया है कि कितना पैसा किसके खाते में आया, किसने कैश पैसा दिया, किसने किस जमीन को खरीदने के लिए पैसा दिया और जमीन किसके नाम पर आई। क्या लगता है सब मैनिपुलेटेड है आपके हिसाब से? बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं तो कह रहा हूं ना, प्रधानमंत्री जी झूठ बोले हैं, उसको सच बताना इन जांच एजेंसियों की चुनौती है। और 3 साल में सच कैसे आएगा? क्योंकि अगर गड़बड़ियां होती, किसी प्रकार से कोई लफड़ा होता, तो अभी तक तो आ जाता ना। और चार्जशीट तो आपके हाथ में लिखना है, लिखते रहिए, कागज आपका, पेन आपका, सरकार आपकी, समय आपका, लिखते रहिए ना। 1000 पीस क्या 1 लाख पेज की भी चार्जशीट बना लोगे। अरे आपने पैसा कितना जब्ती किया है? पैसा कितना जब्ती किया? आप बोलते हैं 22 करोड़, 23 करोड़, 31 करोड़, 32 करोड़, 34 करोड़। जैसे नरेंद्र मोदी जी बिहार में जाके बोली लगाते हैं ना, 16,000 करोड़ दूं, 20,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, वही हालिडी का हो गया है। अरे नकदी कितना जब्ती किया है?
और किसी की अगर संपत्ति है पुराने दौर में खरीदी, अब जैसे विनोद तिवारी है, वो 2011 में प्रॉपर्टी फाइनेंस कराए थे, 2018 हमारी सरकार बनती है और उसको जब्त के लिए बोले शराब घोटाले पैसा। अरे 2011 में जो दुकान फाइनेंस करवाया था बैंक के रिकॉर्ड में है, आप उसको सीज कर लिए। तो भाई तथ्य होनी चाहिए ना। तो सवाल ये है कि खाता ना बही, नरेंद्र मोदी जी कहे वो सही, अब जांच एजेंसी फंसे बेचारे। ठीक है शताब्दी जी, धनंजय जी का कहना जी। है कि सिर्फ जो है कागज कलम खर्च कर रही है जांच एजेंसियां, झूठ को सच बताने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, इनको जो कहना है अपनी सफाई में कहने दीजिए, आखिर कुछ ना कुछ तो कहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा सच जो दुनिया के सामने आया है, कमीशन खोरी की अवैध गतिविधियां जो संचालित हो रही थी, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की गई है, और उस पैसे को चूंकि ये नगदी में, इसके लिए इस सिंडिकेट ने FL10 और ये सब लाने के बाद आज ये नगदी का गाना गा रहे हैं। इसीलिए गा रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने पूरा जो है किस प्रकार से फंड ट्रांसफर किया, और सिंडिकेट के सदस्यों ने उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रभाष कोष में हानि के साथ साथ निजी व्यक्तियों को लाभ देने और फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया है। तो इस प्रकार से आर्थिक अपराध शाखा की जो रिपोर्ट है उस पर हम विश्वास करेंगे कि इनकी बातों पर विश्वास करेंगे? जिन सप्लायर कंपनियों को उनके द्वारा सप्लाई किया जा रहा था शराब पर, सिंडिकेट को नकदी में कमीशन देने के लिए तैयार नहीं थी, और आज ये नकदी की बात कर रहे हैं। इस अड़चन को दूर करने के लिए ही इन्होंने ऐसी व्यवस्था लाई थी। और मेरा ऐसा मानना है कि जिन 3 कंपनियों के नाम आए हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है? वो तो वास्तव में उनके पूरे कागजात खंगालने पर मालूम पड़ रहा है कि किन किन व्यक्तियों को कब कब पैसा ट्रांसफर हुआ है। ये जो पैरेलल व्यवस्था चला रहे थे ना, ये बहुत बड़ा हमारी छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के साथ इन्होंने अपराध किया है, उसके पैसे का दुरुपयोग किया है, जो कि राजकोष ही फंड में जाना था वो व्यक्तिगत जेब में गया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि नई आबकारी नीति के तहत केवल शराब सिंडिकेट से जुड़ी 3 कंपनियों को ठेका मिलता था। क्यों इन 3 को ही मिलता था? और अभी पारदर्शिता के साथ कहा जा रहा है कि जो शराब का निर्माण करते हैं उन्हीं को ठेका मिलेगा। इस प्रकार की बात अभी वर्तमान में पारदर्शिता की बात हो रही है। आप ले लेते हैं धनंजय जी, पारदर्शिता से सरकार काम कर रही है। शताब्दी जी का कहना, आप उंगली भी उठाए थे कि आपको कुछ बोलना है। शताब्दी जी का काउंटर कर लीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा आपसे। देखिए, शताब्दी जी को पता करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्रवक्ता बनाया है। वो हमारी सरकार के दौरान जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुआ ना, FL10 में शराब सप्लाई का काम करता था। तो बेहतर है वो अच्छी जानकारी उनके पास है, बता देंगे उनको। पहली बात। दूसरी बात, हमारी सरकार ने जिन शराब कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया था, चाहे भाटिया हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे ये हो, उन्हीं शराब कंपनियों को ये सरकार ने शराब सप्लाई का काम दिया है। जब वो शराब कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए, ईडी उनसे पूछताछ करे, क्योंकि शराब तो सप्लाई वही करते थे। अब उन्हीं को शराब का काम दिए हुए हैं, ऐसा जो जानकारी प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर मैंने कहा ना, शराब के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोला था, नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, JP नड्डा जी ने झूठ बोला, अब वो झूठ को सच कैसे साबित करें? तो ये कथा लिखे जा रहे हैं, कथा पेन कापी लेके बैठ गए हैं, कथा लिखे जा रहे हैं, कथा। अरे 3 साल हो गया, मुझे जांच एजेंसियों पे शर्म आती है। ये जांच एजेंसी अपना काम क्यों नहीं कर पा रही? असल में जांच एजेंसियां काम कर रही है, पर झूठ का कोई हाथ पैर तो नहीं होता। भाई अगर कोई सच होता, सबूत होता, तो अभी तक कोर्ट में पेश हो जाता। ये तो 32,000, 34,000, 40,000 जैसे मोदी बोली लगाते उसे लगा रहे हैं। धनंजय जी, अगर ये पूरा झूठ होता तो आपकी सरकार में जो आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, वो जेल में हैं, उनको जमानत मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जमानत। अच्छा सवाल किए, क्या लग रहा है? अच्छा सवाल किए, अच्छा सवाल किए। आप ईडी की एक कॉलम है, आपको पता है ना, आप तो बुद्धिमान पत्रकार है, कि जांच एजेंसियां जब तक जांच पूरी नहीं करेगी, अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको जमानत नहीं मिलता। ईडी के एक ऐसा सिस्टम है, बाकी जगह 90 दिनों में जमानत है, 90 दिन में चार्जशीट प्रस्तुत करना लिखा हुआ संविधान में, पर ईडी को छूट है। ये छूट CBI को भी नहीं है, IT को भी नहीं है। अब जिस दिन चार्जशीट प्रस्तुत होगा, हम तो दावा कर रहे हैं जितने लोग गिरफ्तार सबको जमानत मिल जाएगा,
पर ये चार्जशीट प्रस्तुत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि तथ्य नहीं है। और अभी चार्जशीट प्रस्तुत कर देंगे, अभी सारे लोगों को जमानत मिल जाएगा तो मोदी का झूठ तो प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ तो झूठ बोला था। इसीलिए परेशान किया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं जांच एजेंसियों की जो कार्यशैली उस पर सवाल लगा उठ के आइए। अभी माननीय न्यायालय ने भी कहा ना, ईडी को राजनीतिक दलों की भूमिका नहीं निभानी है, जांच एजेंसी की भूमिका निभानी है। ईडी को अपना काम करना चाहिए। गौतम अडानी जिस पर 2000 करोड़ रुपए का घुसखोरी का मसला है, अमेरिका में चल रहा है, उस पर जांच तो नहीं कर रहे। रफाल की फाइल चोरी हो गई, उस पर जांच नहीं कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में तो देखे अभी ना क्या स्थिति है। 32,000 में जग खरीद रहे हैं, 1500 में चप्पल खरीद रहे हैं, तो ये तो स्थिति है। धनंजय जी, अभी हम छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले पे बात कर रहे हैं। रोहित, आपके पास आऊंगा। धनंजय जी लगातार कह रहे हैं कि ईडी जो है वो, और अभी तो मामला ईओडब्ल्यू और एसीबी भी कर रही है इस पूरे मामले की जांच, और चालान उन्होंने पेश किया है। क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से ईओडब्ल्यू के चालान में आया है एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति, तो क्या लगता है इस मामले में कुछ और बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? रोहित। बिल्कुल, देखिए मृगेन जी, ये गिरफ्तारी का क्रम आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जांच का पैटर्न दिखा है उसके अनुसार सबसे पहले जो व्यापारी थे उनको ईडी ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। उसके बाद में अधिकारियों तक पहुंचे, अधिकारियों के बाद में राजनेता जो है कवासी लखमा इसका उदाहरण है। उसके बाद में फिर आगे और क्रम बढ़ा, उसके बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी। तो ऐसे में जिस प्रमुख व्यक्ति का जिक्र हो रहा है और चालान में किया गया है, तो हो सकता है उस तक भी ईडी पहुंचे। लेकिन एक स्पष्ट रूप से एक बड़ी बात इसमें यह दिखाई गई, 2174 करोड़ रुपए के बंटवारे का खुलासा किया गया, जिसमें सबसे बड़ी रकम जो है वो 1392 करोड़ रुपए 45 लाख ये जो है वो राजनेताओं, नेताओं और मंत्रियों को दी गई थी। तो ऐसे में ये राशि किन किन तक पहुंची है? चैतन्य बघेल का नाम आ गया है, कवासी लखमा का नाम आ गया है, और इसके साथ ही कई और लोगों का नाम आया है। लेकिन वो प्रमुख व्यक्ति को भी पैसा दिया गया है। वो पैसा गया है क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1300 करोड़ रुपए राजनेताओं को दिया गया है। तो ऐसे में उस व्यक्ति तक भी ईडी जो है वो अलग जांच कर रही है, वो तो पहुंचेगी। एसीबी ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है, वो भी पहुंचेगी। तो ऐसे में गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी ये थोड़ा समय लगेगा। इस पे लग रहा है ऐसा 1300 करोड़ का है। लेकिन रोहित, इसमें एक और बात है कि बहुत सारे अधिकारियों का जिक्र है और उन अधिकारियों पर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। शताब्दी जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या शराब घोटाले में सिर्फ कारोबारी और नेताओं पर ही कार्रवाई होगी या अधिकारियों पर भी होगी आपकी सरकार में? निश्चित रूप से भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया है और जनता, भोली भाली जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया है, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे व्यापारी हो, सब पर कार्रवाई होगी। आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे सब पर कार्रवाई हो रही है। जिस प्रकार से अभी जो 6वां जो आरोप पत्र जो दाखिल हुआ है, इसके द्वारा जो बातें सामने आ रही है, इसमें राजनीतिक प्रेरित व्यक्ति विजय कुमार भाटिया को कंपनी में छुपा हुआ लाभार्थी बनाया गया था, इसका नाम भी सामने आया है। किस प्रकार से 60% हिस्सा सिंडिकेट को दिए जाने के बाद 40% हिस्से को कैसे बंटवारा किया जाता था, ये सारी बातें सामने आई है। और इस विजय कुमार भाटिया ने कैसे अपने रिश्तेदारों में किस प्रकार से अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने बेटे तक में ये सब पैसे को बांटा है, ये सारा जो बंदरबाट हुआ है, इसका खुलासा हो रहा है और खुलासा होगा। जनता के पैसे का दुरुपयोग कहां कहां हुआ है, एक एक रुपया जनता का वापस लाया जाएगा, इसी की कवायद हो रही है। भ्रष्टाचार समूल नष्ट किया जाएगा, इसके लिए पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से पूरा काम हो रहा है, जांच हो रही है, ईमानदारी से जांचा पैसा इन्होंने इधर से उधर किया है, इस सिंडिकेट ने किया है, वो पूरा का पूरा पैसा वापस जनता के सामने आएगा और जनता के एक एक रुपए का हिसाब पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखेगी। और ये जिस प्रकार से इन्होंने बंदरबाट की है और इसमें 16 से अधिक खातों में इस पैसे को बांटा गया है, तो इस सारी बातों का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है और भी होता जाएगा। ठीक है धनंजय जी, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि क्या ये जो चार्जशीट में तथ्य आए हैं उसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? क्योंकि पहली बार इतने डिटेल में आरोप लगाए गए हैं, खातों की जांच की गई है, बयान लिए गए हैं, गवाह
तमाम लोग हैं, पुलिस के अधिकारियों के भी बयान लिए गए हैं। विजय भाटिया और संजय ध्रुव 2 लोग हैं जिन्होंने एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति का जिक्र किया है। तो क्या लगता है कि इन सब चीजों को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है और कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? धनंजय जी। कांग्रेस पार्टी देख रही है कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को फंसाया जाता है। आपको याद होगा हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी ने झूठे आरोप लगाए थे। ऐसा लगता है कि गड़बड़ियों का आज वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा नेता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में नारायण राणे, अजीत पवार, जाने कितने नाम है जिसको नरेंद्र मोदी जी कहते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। आज नरेंद्र मोदी जी खुद उन्हें माला पहनाते हैं। तो ये सब कुछ देश जनता देख रही है कि 193 से अधिक ईडी ने कार्रवाई किया था विपक्षी नेताओं के खिलाफ, दो भी स्टैंड नहीं कर पाए हैं और कोर्ट भी कह रहा है कि ईडी राजनीतिक हथियार बन चुका है, उसका हथियार नहीं बनना चाहिए। तो जनता के सामने सब कुछ है और ईडी में अगर ईमानदारी होता तो मैं तो कह रहा हूँ ना, गौतम अडानी आज जेल में होते, रफाल का फाइल मिल जाता, नान घोटाले की जांच हो जाती, 1500 करोड़ रुपए रमन सरकार में शराब के खाते में जांच हो जाता। तो विपक्षी दलों के लिए ईडी है, सीबीआई है, आईटी है। अब उनका मूल जो काम उनका वो नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक गठबंधन की तरह काम कर रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी मानती है। शताब्दी जी, आप कुछ जवाब देना चाह रही हैं? आप जवाब दे लें, फिर रोहित के पास आता हूं। बस मैं यही कहना चाह रही हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता कम से कम संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के आपत्तिजनक तथ्य न कहें, क्योंकि ये अपना काम संवैधानिक तरीके से करते हैं। इस अकार का वर्णन न करें, क्योंकि वास्तव में चाहे ईडी हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, ये सब संवैधानिक तरीके से अपना काम करते हैं। ठीक है रोहित, एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। अब इस मामले में क्या हो सकता है, क्या लग रहा है जिस तरीके से जांच हो रही है, अब इस मामले में क्या हो सकता है रोहित? बिल्कुल, देखिए जांच का पैटर्न जिस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि ये 2000 करोड़ रुपए का घोटाला था, बढ़कर 3200 करोड़ रुपए हो गया और लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि जांच जो है वो चल रही है और अब चालान जो है वो अगला चालान आएगा तो कोई नए खुलासे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कार्रवाई जारी है। लेकिन अब क्योंकि लगातार जो झारखंड का लिंक है उस पर ज्यादा काम भी जो है वो दिखाई दे रहा है, लगातार उस लिंक को भी तराशा जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय पे कई बड़े नाम और आ सकते हैं जो इस घोटाले से जुड़े हुए हों। राजनेताओं के नाम हो सकते हैं, वो कुछ और व्यापारियों के आंशिक तौर पर जिन्होंने काम किया उनके भी नाम आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल इस पे जांच जारी है और लगातार जिस प्रकार से इसका स्वरूप बड़ा होता जा रहा है मृगेश जी, ऐसा लग रहा है कि ये कहीं बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़े स्तर का घोटाला कुछ दिनों में साबित ना हो जाए। ठीक है, शराब घोटाला बहुत बड़ा घोटाला साबित करने के लिए जांच एजेंसियां लगी हैं। कांग्रेस को ये लगता है कि जांच एजेंसियां सिर्फ कागज और कलम का दुरुपयोग कर रही हैं, लोगों पर आरोप लगा रही हैं। ये पूरा मामला पॉलिटिकल मैनिपुलेटेड है। लेकिन जब भी छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की चर्चा होती है, बड़े बड़े नेता उस पर बयान देते हैं, बड़े बड़े नेता आरोप लगाते हैं विपक्षी पर और कांग्रेस की तरफ से पलटवार होता है कि नहीं ये सब दुरुपयोग है। हम चर्चा आगे भी रखेंगे क्योंकि शराब घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और इस पर लगातार नए नए तथ्य आते रहते हैं। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।